नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के साथ ही सबकी निगाहें मंत्रिमंडल में फेरबदल पर लग गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन की चर्चा के साथ ही ये चर्चा जोरों पर है कि कौन कौन मंत्रिमंडल में इन होगा और कौन आउट होगा। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कल यानी 5 जुलाई को लखनऊ पहुंच रहे हैं, लिहाजा पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत की जोरदार तैयारियां की हुई हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करेंगे, तो साथ ही पुरानी चुंगी, अवध चौराहा, जेल रोड, कंटोनमेंट, गीतापल्ली, वीवीआईपी पर भी स्वागत किया जाएगा और उसके बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। पार्टी के नेता औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। शाम को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी कार्यालय पर कोर कमेटी की बैठक करेंगे। रंजना जी हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रंजना जी, बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा और क्योंकि देखिए अध्यक्ष बनने के बाद वो आ रहे हैं, उस लिहाज से तैयारियां किस तरह की, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और कब तक पहुंचने की चर्चा है? देखिए, कार्यकर्ताओं में एक अलग तरह का जोश है क्योंकि इस बार गठबंधन की राजनीति जिस तरह से हावी थी लोकसभा चुनाव में और उससे इसमें जेपी नड्डा प्रभार था यूपी का और उन्होंने 64 सीटें दिलाई, जीत दर्ज कराई और जिस तरह से संगठन ने काम किया पूरे तौर पे उस लोकसभा चुनाव में, तो उसको लेकर के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा यहाँ पे कार्यक्रम रखा है और उनको जोरदार स्वागत की तैयारी की गई है। एयरपोर्ट से लेकर के और पार्टी कार्यालय तक में उनका जगह जगह पे स्वागत होगा। कार्यकर्ता साथ चलेंगे उनके, एयरपोर्ट से लेकर पार्टी कार्यालय तक। और ये जो पूरा उनका कार्यक्रम है वो कार्यक्रम क्योंकि सामने उपचुनाव है और उसके बाद आने वाला विधानसभा चुनाव है, तो ये उसकी तैयारी को अगर देखा जाए, क्योंकि अब जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो यूपी जो है हमेशा टारगेट रहा है और इस बार एक जीत सुनिश्चित करानी है विधानसभा, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, तो उसकी तैयारी भी साथ साथ बीजेपी की चल रही है। और कल वो पहुंच रहे हैं लखनऊ क्योंकि 6 जुलाई से फिर प्रधानमंत्री बनारस आएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो पार्टी पूरी रणनीति अपना तैयार कर चुकी है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए और जिस तरह से वो चलेगी इन चुनाव में, वो जो रहेगा पूरा उसमें एक रणनीति तैयार करेगी और उसके लिए वो एक कोर कमेटी की बैठक करेंगे शाम में जब पार्टी कार्यालय पर। उसमें बहुत सारी चीजें तय होंगी क्योंकि आने वाले चुनाव को देखते हुए किस तरह से उपचुनाव में टिकट वितरण किया जाए, किस तरह से जो नया मंत्रिमंडल फेरबदल की जो अटकलें आ रही है उसमें कैसे किसको रखा जाए और किस तरह से लोगों को अंदर किया जाए और किस तरह से बाहर किया जाए संगठन और सरकार को लेकर के, तो एक तारतम्यता बनाने की कोशिश होगी उनकी। और ये जो कल शाम में जब बीजेपी पे कार्यालय में बैठ होगी तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएगी कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है और उसको ध्यान में रखते हुए ही जो मंत्रिमंडल फेरबदल की जो चर्चाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही ये वहां पे इन सारे नामों पे चर्चा होगी। जी, एक और चीज रंजन जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जब हम जेपी नड्डा जी के किरदार की बात करते हैं तो काफी स्ट्रैटेजीज बनाने में उनका काफी बड़ा किरदार रहता है और उस लिहाज से कौन इन होगा आउट होगा वो चीज भी रहेगी, स्टेट के बाई इलेक्शंस भी, और साथ ही साथ ये भी मान के चलें कि जो आसपास के, चाहे मैं हरियाणा एग्जाम्पल में ले लूं, कोशिश होगी कि नुमाइंदगी उस तरह से दी जाए ताकि बाकी जो राज्य हैं चुनाव वाले वहां पर भी एक स्ट्रांग मैसेज दें, क्योंकि जिसकी जितनी दावेदारी फिर उस हिसाब से थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी एडजस्टमेंट्स होती हैं वोटर्स की। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज पे ही बीजेपी तैयार कर रही है खुद को। और जो मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं हैं उसमें अगर हम देखें तो जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश हो जाएगी। हम इसके लिए ये भी कहना चाहेंगे क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और बिल्कुल इस चीज को जो आप कह रही हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये कयास लगाया जा रहा है कि अशोक कटारिया जो कि गुज्जर नेता है, बीजेपी से 5 गुज्जर नेता चुनाव जीते थे जब विधानसभा चुनाव हुआ था, लेकिन कोई मंत्री नहीं बनाया गया था। लेकिन अभी ये पूरी तौर पर चर्चा है क्योंकि वो महामंत्री संगठन है और जिस तरह से उन्होंने काम किया, कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रभार दिया गया था और जिस तरह से परिणाम आए लोकसभा चुनाव में, तो उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि उसका इंपैक्ट हरियाणा में भी चुनाव है तो उधर भी पड़ेगा और उनको ये माना जा रहा है कि मंत्री पद को सुशोभित कर सकते हैं, वो उनको सरकार में शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण, क्योंकि जो लोगों ने परफॉर्मेंस अपना दिया है उन लोगों पे परफॉर्मेंस पे ही सारी बातें होंगी। मुख्यमंत्री भी खुद समीक्षा कर रहे हैं और पिछड़ों पे, दलितों पे इस तरह से फोकस किया जाएगा क्योंकि 2 सत्यदेव पचौरी और रीता जोशी 2 ब्राह्मण मंत्री थे उनके जो कि सांसद बन चुके हैं, तो उसको देखते हुए माना जा रहा है कि महामंत्री जो विजय बहादुर पाठक हैं वो ब्राह्मण चेहरा है, उनको भी हो सकता है कि सरकार में शामिल किया जाए। साथ ही साथ जो विद्यासागर सोनकर है दलित चेहरा है, राम नरेश रावत है वो भी दलित चेहरा है, तो इस तरह के ये लोग हैं, इनको जो है सरकार में शामिल किया जा सकता है। और जो वो क्योंकि बछरावा से विधायक है और बीजेपी का अगला टारगेट रायबरेली है, तो इस तरह से देखा जाए राम नरेश रावत को भी आगे दलित भी है और जिस तरह से कांग्रेस को टारगेट कर रही है बीजेपी
वो भी उसमें एक एंगल है। तो कई चीजें शामिल हैं जिसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो पूरी रणनीति बनाएंगे और ये कयास लगाया जा रहा है कि इन लोगों को सरकार में शामिल किया जा सकता है और सरकार के जो कुछ लोग हैं वो संगठन में वापस जा सकते हैं। उसमें ये जो नाम है परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह है, अनुपमा जायसवाल है, ये लोग संगठन के लिए हो सकता है कि संगठन के लिए काम करें। तो ये एक चर्चा है, ये अटकलें हैं और अभी देखना होगा कि कल जब जेपी नड्डा पहुंचते हैं तो क्या चीजें सामने आती हैं। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो न सिर्फ इलेक्शंस की परफॉर्मेंस की बात करें, बाय इलेक्शन की स्ट्रैटेजी और अदर स्टेट्स भी कई चीजें हैं जहन में जिसको लेकर ये बैठक भी होगी और देखिए किसकी एंट्री होती है और कौन आउट होता है, साफ होगा।